बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर पाकिस्तान के 14वें सदर आज हलफ उठा लिया है और उनसे हलफ लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। इस मौके के ऊपर पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ऐवान सदर के अंदर जो तकरीब सजाई गई थी उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी हमशीरा साथ में मौजूद थी और दीगर बहुत से अफराद मौजूद थे। और आज बाकायदा तौर पर हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद ये पैगाम दिया गया है कि मुफाहमत की सियासत चलाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ का मंजरनामा यह है कि बानी PTI की कॉल के ऊपर आज मुल्क के तूल अर्ज़ में एहतजाज के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सड़कों के ऊपर निकले थे और लाहौर में जो दो बड़े मकाम थे वो लिबर्टी चौक और GPO का था और GPO में आज लोग ज़्यादा जमा हुए। लेकिन उस एहतजाज से पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसमें मेंबर पंजाब असम्बली भी मौजूद थे, मेंबर कौमी असम्बली भी मौजूद थे। हाफिज़ फरहत अब्बास को गिरफ्तार किया गया और उनके साथ 10 कारकुनान इब्तदाई तौर पर तब गिरफ्तार किए गए। फिर गिरफ्तारियों की झड़ी लगी, सलमान अकरम राजा भी गिरफ्तार हुए, लतीफ़ खोसा साहब को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन उनके बेटे ये दावा करते हैं कि वो एहतजाज से पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे और उन्हें कैंट में SP कैंट ने गिरफ्तार किया। अब मुल्क के तूलो अर्ज़ में बहुत सी खबरें इस तरह की मंजर-ए-आम पे आई कि जहाँ पे हज़ारों की तादाद में कारकुनान निकले और कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रिजन वैन्स जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी। कहीं पे रिटेलिएशन का मंजरनामा देखने को मिला कि गिरफ्तारियाँ रुक गईं और कहीं पे अगर रिटेलिएशन ना हुई तो गिरफ्तार किया गया। और बहुत से शहरों से इतलात ये भी थी कि जिनकी गिरफ्तारियाँ ना हो सकें उन्होंने दूसरों की गिरफ्तारियों को सुनते हुए थाने में खुद जाके गिरफ्तारी देने का इंदिया दे दिया। अब क्या आने वाले दिनों में मुफाहमत की सियासत हो सकती है या यूं ही मज़ाहमत की सियासत देखने को मिलेगी? एक सवाल इसी से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं आज क्या एहतजाज और एक तरफ मुफाहमत के बादशाह का बतौर सदर आज हलफ उठाना अगले दिन कैसे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6 नहीं, दर्जनों अरकान असम्बली गिरफ्तार हो गए। लाहौर से MNA अब लतीफ़ खोसा साहब गिरफ्तार हुए, लाहौर से फ़रत अब्बास हाफिज़ फ़रत गिरफ्तार हुए, शहूपुरा से अवैस खुरम गिरफ्तार हुए, सरफराज डोगर गिरफ्तार हुए, तैयाब राशिद सिंधु गिरफ्तार हुए। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ अरकान असम्बली गिरफ्तार हुए, कारकुन गिरफ्तार हुए, सलमान अकरम राजा गिरफ्तार हुए, बैरिस्टर शाहिद मसूद गिरफ्तार हुए। मैं कह रहा हूँ एक लंबी किताब ले लें, बल्कि एक फुटेज मैंने ऐसी देखी, हम TV पर नहीं दिखा सकते। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे गाड़ी में बैठे हैं और उनके वालिद साहब साथ हैं, गाड़ी चला रहे हैं और कसूर यह है कि उन्होंने PTI का झंडा ऊपर लगाया हुआ है, पुलिस ने रोका हुआ है, बच्चे डरे हुए सहमे हुए बैठे हुए हैं और लेकिन पुलिस डंडे मार रही है गाड़ी को, दरवाज़ा खोलो। अब अगर उन बच्चों के बाप को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, मुझे नहीं पता ले के गई, लेकिन उस वक्त जो हालात थे वो ले गई है, तो फिर आप जहन में रखिएगा उन मासूम बच्चों के जहन पर वो जो असरात होंगे वो कब तक रहेंगे, वो किस वक्त तक रहेंगे। और उसके बाद आपने इस्लामाबाद में देखा, मुल्तान में देखा, गुजरांवाला में देखा, शेखुपुरा में देखा, हर जगह पर ये देखा। मैं समझता हूँ कि आज मेरी वज़ीर आला मोहतरम मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सलामी दी है। ये सलामी होती है ना, यह सलामी पेश की गई है कि जनाब आपको सलामी के तौर पर हम ये गिरफ्तारियाँ, ये एहतजाज करने वालों को हम सबक सिखा रहे हैं, आप मसालत की सियासत की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बता दें, पूरे लाहौर शहर के अंदर, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में मुझे 3 जगह पर गमले टूटे हुए दिखा दें, मुझे किसी जगह पर शीशा टूटा हुआ दिखा दें, मुझे किसी जगह पर एहतजाज के दौरान किसी का सर फटा हुआ दिखा दें, मुझे एहतजाज के दौरान कोई ऐसी रोड दिखा दें जो बंद कर दी गई और कोई मरीज वहां से गुजर रहा था उसे नहीं गुजरने दिया गया, उसको नुकसान हो गया, कोई एक जगह दिखा देना। भाई मेरे पास आपके पास फुटेजेस मौजूद हैं कि लोग अभी आके खड़े नहीं हुए और पुलिस आई, पुलिस उठा के ले गई। अगर ये जमहूरी दौर है, जमहूरी वतन है, जमहूरी हुकूमत है तो एहतजाज का हक दो। अगर आप एहतजाज का हक नहीं देते तो फिर आप कह देंगे ये जमहूरी वतन नहीं है, ये जमहूरी हुकूमत नहीं है, यहाँ पर एहतजाज का हक नहीं है। कल आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर बने तो क्या इस्लामाबाद के अंदर जश्न नहीं मनाया गया? क्या सड़कों पर लोग नहीं निकले? क्या सिंध में ये नहीं हुआ? क्या बलूचिस्तान में ये नहीं हुआ? क्या पंजाब में ये नहीं हुआ? तो क्या उस वक्त 144 या किसी को रोका गया? तो अगर अपने हक के लिए कोई एहतजाज करता है
तो करने दें। आज बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत ने कुछ तोड़ने की कोशिश की है, अज़ाइम को तोड़ने की कोशिश की है, हौसला तोड़ने की कोशिश की है, उम्मीद तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन नहीं टूट सके। नहीं ना टूटा। लोग खुद गिरफ्तारियां देने चले गए, लोग निकले बाहर, जोक निकले बाहर। लोग समझते थे कि गिरफ्तारियां हो जाएंगी, निकले लोग बाहर। जो कल पकड़ा गया फिर वो आज निकला, रिलीज होने के बाद में निकला बाहर। एहतजाज करना हक था, हक करना, इस हक को मत छीने। अगर आप इस हक को छीन लेंगे तो लोगों के अंदर वो गुबार जो पैदा होगा, वो जो गुस्सा पैदा होगा, खुदा न खास्ता किसी दिन वो गुस्सा निकला तो वो नुकसानदेह होगा। ऐसा ना करने दें। और मेरी तो यही गुजारिश है कि ना करने दें। यासर साहब, आपकी बात हुकूमत सुन लेती है ज़्यादा, आप कह के देख लें कि शायद आपकी बात सुन ली जाए। आज के बाद शायद एहतजाज का दायरा कार जो है, पुराने अकरबा, पुराने रकीबों, पुराने हलीफों की बात नहीं सुनते तो हमारी कहाँ पे सुने। चलें, अल्लाह करे जी सुन लें। अच्छा यासर साहब, ये तो आज एहतजाज हो गया ना, सारा कुछ हो गया, ज़मानतें हो जाएंगी। सलमान अकरम रजा जैसे सीनियर वकील, MNA अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब जैसे, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब जैसे, अब बाकी MNA MPS जितने उठा लिए गए हैं, इन जैसे इसके बाद मुझे नहीं पता सूरत हाल क्या बनती है क्या नहीं बनती। लेकिन एक बात तो मुझे बताएं, ये तो उठा लिए गए, ये जो आज सारे पाकिस्तान में सारे TV पर भी चला है और चीखो पुकार पड़ी हुई है, ये हर चीज़ महंगी हो गई है, इसका हल क्या? इसकी ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ है? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है? ये एहतजाज करने वाले हैं? कौन है? क्या आज पाकिस्तान के अंदर कुछ 200 शख्स ऐसे पकड़े गए हैं जो महंगी सब्ज़ी, महंगी चीज़ें बेच रहे थे? क्या कोई 200 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिन्होंने ज़हीरा अंदोज़ी की? क्या 200 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो गरीबों से उनके मुंह का नवाला छीन रहे हैं? क्या 200 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो मेरे वज़ीर आला पंजाब के पैकेज को आगे फरोख्त कर रहे हैं? क्या 200 लोग ऐसे पकड़े गए हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर रमज़ान में महंगाई की? अगर पकड़े गए हैं तो मुझे बता दें। मुझे तो कोई नज़र नहीं आया, मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया। हाँ, ये है कि आज मेरी वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जैसे ही विज़िट शुरू किया तो प्याज पहले से महंगा हो गया, लहसुन पहले से महंगा हो गया, अदरक महंगा हो गया, चिकन महंगा हो गया, टमाटर महंगे हो गए, बहुत सी चीज़ें नायाब होना शुरू हो गई। ये तो क्रेडिट है ना हमारा, तो इस क्रेडिट को तो नहीं आप छीन सकते। तो कहाँ गई वो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ? वफाक में कहाँ गई? पंजाब में कहाँ गई? KPK के अंदर भी यही है। मत सोचे KPK में नहीं है, KPK के अंदर भी यही है, बलोचिस्तान के अंदर भी यही है, सिंध के अंदर भी यही है। अरबों रुपए पैसे दे दिए गए कि जाएं यूटिलिटी स्टोर से खरीदें। आप जाएं यूटिलिटी स्टोर से, मुझे खरीद के दिखाएं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कोई ना कोई किसी न किसी के साथ मुंह को मुका करके बैठा हुआ है कि तुम्हें भेजूंगा ये सामान, ये तुम्हें भेजूंगा सामान, आप आगे बेचना। किस तरह वहां से निकलता सामान? यासर साहब, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। राणा साहब, ये तो पंजाब में यही है ना कि घर घर राशन मुहैया किया जाएगा। आपके घर आया? मैं अल्लाह का शुक्र है कि खुद ही खरीदने की इस्तात है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ, आपने कोई ये घर देखे? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। में आते हुए मेरी वज़ीर आला एक घर गई है, मेरी वज़ीर आला मरियम साहबा एक घर गई और आपने देखा वो चल रहा है। उन्होंने पूछा कि आपको राशन घर पहुँचा के गए हैं ना? तो बीबी ने कहा नहीं जी, तिक्के खा के आए हैं। अच्छा, ये अपने दफ्तर से रास्ते में आते हुए मुझे एक ट्रक दिखाई दिया दोपहर के वक्त में। अच्छा। और बेशुमार तादाद में आवाम, तो वो तकसीम किस चीज़ की चल रही है? मुझे तो ये अंदाज़ा ना हो सका। वो यार आप पूछ रहे थे, आप देखे ना, अच्छे आप फिर भी डंडी मार जाते हैं ना यासर साहब। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल आपके पास नहीं, मैं गिरा गया तुझे आटा लेने जाना सी, आप उसकी एक वीडियो बना लेते, 2 लोगों से पूछ लेते, ये तो कर लेते ना यार। ये भी नहीं आप करते। उस वक्त ट्रांसमिशन के लिए देर हो रही थी, नहीं तो मैं रुक के ज़रूर पूछता। मैं कितनी देर हो रही थी क्या ट्रांसमिशन के लिए? 2 मिनट पूछ लेते यार, आवाम जान लेती ना जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं ट्रक का ड्राइवर हूँ, मैं आटा बेचने वाला हूँ। हो सकता है आपका गुजर उसी रास्ते से हुआ हो। नहीं, अब मेरा आपका गुजर अच्छे रास्तों से होता है, मेरा तो गुजर ही बड़े तंग रास्तों से होता है। बड़ी मुश्किल से गुजर के आते हैं इस मंजिल तक। जो आना चाहो 1000 रास्ते, ना आना चाहो उजर लाखों। हो सकता है जी। देखें, आप जो है ना, आपको सब कुछ पता है। ऐसा सा बात यह है कि वादा किया गया था कि हर मुस्तहिक के घर पहुँचेगा राशन, वादा किया गया था ना। आपने देखा है, मेरे अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक तस्वीर अपने प्रोड्यूसर साहब को भेज देता हूँ और वो अगर वो दिखा दें तो आपको पता चल जाए
कि एक औरत को एक थैला दिया जा रहा है, 2 लोग उसके साथ तस्वीर बना रहे हैं और उस औरत की बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं, उस तस्वीर को सारे सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि जनाब हमने ये थैला दिया है, ये तजलील की जा रही है। लेकिन मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था घर घर पहुंचेगा, किसी को हम इस तरह नहीं होने देंगे। तो क्या फिर उनकी बात नहीं सुनी जा रही, या फिर ये बताना ज़रूरी है कि जनाब नहीं, हमने तो इस लाइनों में लगे लोग जो है वो याद रखें कि जनाब ये इस तरह नहीं होता। ज़रा चेक तो करें, जिन 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 MPs के डेरे पे, MNAs के डेरे पे माल गया है, वहाँ पे लोगों को किस तरह मिल रहा है। ये तो था कि मैं सबको दूंगी, यही कहा था ना, जिसने मुझे वोट नहीं भी दिया मैं उसको भी राशन दूंगी। मेरे MP कहते हैं कि आप क्यों उनको दे रही हैं, असम्बली में कहा था मरियम साहिबा ने। तो मैंने कहा कि नहीं, उनको भी दूंगी कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया, क्योंकि मैं पूरे पंजाब की वज़ीर आला हूँ। यासर साहब ऐसे ही कहा था जी, तस्दीक कर दिया करें आप। तो मैं ना कोई गलत बात को तो आपका कोई पता नहीं मैं आपकी बातों पे हूँ हाँ कर नहीं, आपकी मेरी बातों में कैसे आप हाँ से हाँ मिलाते हैं, आप तो पता नहीं किन की बातों में हाँ पे हाँ मिलाते हैं। तो छोड़ दे इस बात को। तो मुझे बताएं, ये सब सारी बात कही थी तो क्या मिला किसी हम? यासर साहब आज अभी रोज़ा शुरू नहीं हुआ, रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। रहमतों को बरकतों का महीना है और इस रहमतों बरकतों के महीने में मत सफ़ेद पोश लोगों को सड़कों पे ला के ज़लील और रुसवा करें, मत मुस्तहकीन को लंबी लंबी लाइनों में लगाएं, मत दोबारा इस खबर को किसी जगह आने दें कि जनाब इतने लोग धक्कम पेल के ज़रिए नीचे आ गए, लोगों के पाँव के नीचे आ गए, ज़ख्मी हो गए, इतने लोग रोज़े से वहाँ पर राशन लेने गए और ये वाक़या हो गया। याद है ना पिछले साल कितने वाक़यात हुए थे, ये याद है ना आपको? जी अच्छी तरीके से याद। तो फिर मुझे क्यों ऐसा करते हैं? एक काम अगर आपसे नहीं हो, हाँ एक काम बड़ा ज़रूरी है, हो रहा है फोटो सेशन बड़ा अच्छा हो रहा है मुख्तलिफ लोगों का ना, फोटोग्राफर भी अच्छे रखे हैं, फोटोग्राफर भी मैं कमाल ज़ाविये से तस्वीर बनाते हैं, क्या कमाल है। मैं कह रहा हूँ कि जाने वाला इजाज़त लेके जाता है, वो इजाज़त लेने के बगैर ही चला जाता है। प्रोडक्शन बेहतर की जा रही है ना। जी जी माशाल्लाह। अगले यहाँ अर्तुगरुल गाज़ी फिल्म बननी है ना, नया बनना ड्रामा, ऐसे ही है ना। उधर वज़ीर आज़म ने भी रमज़ान पैकेज का हजम बढ़ाया। ओ भाई बुझा बढ़ा दिया हजम, कहाँ किसको मिलेगा? आपको पता है यूटिलिटी स्टोर कहाँ पे है? क्या आप यूटिलिटी स्टोर के बाहर सुबह 6 बजे चले जाएं, सहरी खाएं, उसके बाद कसम खा के चले जाएं यूटिलिटी स्टोर के बाहर, फिर मुझे ला के बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर से आपको मिल गया राशन, आपको वो तमाम चीज़ें जो आपको चाहिए थी उस तरीके से मिल गई हैं? क्या उसका मयार वो है? अगर तो वो है तो हम अपने प्रोग्राम में दो हाथों से सलूट करेंगे, और नहीं है तो यासर अगले प्रोग्राम में, जब प्रोग्राम अगले हफ्ते होगा तो जनाब एक एक चीज़ सामने लाएंगे। इसलिए सामने लाएंगे शायद इसी को देखते हुए हुकूमत इस्लाह कर ले, इसी को देखते हुए हुकूमत एक्शन ले ले। बल्कि हमारे पिछले प्रोग्राम के बाद तो मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तो एक्शन लिया कि किस तरीके से आप राशन बचाते हैं। तो जनाब हम तो यही कहेंगे कि जनाब वज़ीर आला साहिबा आप बाख्तियार हैं, आप पुलिस को सियासी कारकुनों को पकड़ने की बजाय ज़हीरा अंदोज़ों के पीछे लगाएं, चोरों डाकुओं के पीछे लगाएं, इस मुल्क की अवाम को लूटने वालों के पीछे लगाएं, इस मुल्क की अवाम का हिस्सा खाने वालों के पीछे लगाएं, इस मुल्क के अंदर महंगी अशिया बेचने वालों के पीछे लगाएं, बजाय कि आप सियासी कारकुनों को गिरफ्तार करेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? जितने वोट पड़ गए हैं ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, तहरीक इंसाफ को, उतने लोगों को फिर जाके घरों में गिरफ्तार करें। अब लोग गिरफ्तारी वाला मामला ख़त्म कर देना चाहिए। आज अगर आप उनको ओपन एहतजाज करने देते तो शायद कोई टीवी जो चैनल जो है वो 2 मिनट से ज़्यादा ना दिखाता यासर साहब, और शायद सोशल मीडिया पे 10 मिनट का एहतजाज करते निकल जाते। आप तो मुझे नहीं समझ आती वो कौन से मशीर हैं जो आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि जनाब इनको फैंटी भी लगाएं, इनको मारें भी, इनको जेलों में भी फेंके। उन बच्चों को जिनकी मैंने फुटेज देखी है, ऐसे हज़ारों फुटेजें मौजूद हैं, कौन बता नहीं देता है? मुझे तो समझ नहीं आती। आए भाई, आज इतवार का दिन था, आज ना कोई मार्केट खुली है, आज ना कोई अदालतें खुली हैं, आज ना कोई ऐसा मामला है, करने दे एहतजाज यार। भाई चौक में कर रहे हैं मशवराकार, शायद मशवरा देते देते ये भूल गए हैं कि मशवरा देने वाले इन्वेस्टमेंट को फ़रोग दे रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसके ऊपर मजीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल के ऊपर के जब आज बानी PTI के कॉल के ऊपर मुल्क के तूल अर्ज़ में एहतजाज इस वक्त जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मकामी रहनुमाओं की ज़ेर निगरानी और बड़े शहरों के अंदर बड़े मकामात के ऊपर जो मकामी क़यादत के अलावा मरकज़ी क़यादत है उसकी ज़ेर निगरानी एहतजाज जारी था। तो पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियाँ भी मंजर-ए-आम पे आईं। जिस तरीके से पहले हमने जिक्र किया, सलमान अकरम राजा साहब गिरफ्तार हुए, लतीफ़ खोसा साहब गिरफ्तार हुए, मेंबर पंजाब असम्बली भी गिरफ्तार हुए हैं। तो उनके साथ साथ कारकुनान की भी गिरफ्तारी हुई है। कुछ शहरों के अंदर जब मकामी क़यादत गिरफ्तार हो गई तो बहुत से कारकुनान जो है वो ख़ुद गिरफ्तारियाँ देने थाने पहुँच गए। तो एहतजाज पे जो पाबंदी है या फिर एहतजाज को रोकने के लिए जो हथकंडे आजमाए जा रहे हैं ये कारगर साबित होंगे। आने वाले दिनों में एहतजाज का दायरा कार क्या वसी होगा, पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से मुकाबला किया जाएगा और अवामी सियासत किस तरीके से की जाएगी, इसी बारे में बात करते हैं। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने ज्वाइन किया। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, क्या समझती हैं आज के दिन जो एहतजाज है किस हद तक कामयाब रहा है, या अगर वो नाकाम रहा है तो उसकी कामयाबी कितने अरसे तक मुहित होगी? जी देखिए, नाकाम होने का तो सवाल नहीं उठता ना। हम पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हमारी कुछ बुनियादी हकूक़ हैं जो आइन हमें देता है, और एक पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी हक है। हमने ना कोई कानून तोड़ा है, ना अमन को किसी तरह से बर्बाद किया है या करने की कोशिश भी की है। हम पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव में निकले। यहाँ मुल्तान में भी एहतजाज हमने कॉल दी, वहाँ यहाँ पे हुआ भी एहतजाज, मगर अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि मुल्तान की कोई ऐसी चौक नहीं थी कि जहाँ पर प्रिजन वैन ना खड़ी हो। मुल्तान का कोई ऐसा चौराहा नहीं था कि जहाँ पे नाके ना लगे हों। उसके बावजूद लोग आए, जो पहुँच सके जगह तक वो पहुँचे, मुश्किलात के साथ पहुँचे। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि एक भारी तादाद में लोग नहीं आए तो कैसे पहुंच सकते हैं, जब घरों से निकलने पर मेरे अपने एक MPA हैं, वो अपने घर से जैसे निकले उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बहुत से लोगों को उनके जब वो अजलाओं से अपने यूनियन काउंसिल से निकल रहे थे तो उनकी गिरफ्तारियां हुई। बहुत से लोग पहुंचे भी, और हम यही बावर कराते रहे कि हम यहाँ पर सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं। हमारा एक हक है। हमारे मेहरबानो साहबा एक दिन पहले आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने तो इस्लामाबाद के चौकों में लोगों ने जश्न भी किया, जुलूस भी निकाले और रेड जोन के अंदर भी लोग गए। आज भी ये सब कुछ हुआ। तो इस मुल्क में क्या कानून है कि आप पुरअमन एहतजाज की कॉल दें तो आप पर लाठियाँ, आपको जेलों में डाला जाता है, ना किसी MPA को, ना MNA को, ना वकील को, ना सेनेटर को, किसी को नहीं बख्शा जाता, और दूसरी तरफ बिला इजाज़त जो मर्ज़ी कोई करे उसके लिए कुछ नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ पर MPS को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने गिरफ्तारी को नामुमकिन बनाया। उसके बावजूद मेरे हलके के NA 151 से हमारी यूनियन काउंसिल है बुदला संत, वहाँ पर 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और ये वो यूनियन काउंसिल है कि जहाँ का अगर मैं आपको रिज़ल्ट बताऊँ, जो फॉर्म 45 असली है और जो फॉर्म 45 नकली है, उसमें 900 वोट जो हैं वो हमारे मुस्तरद किए गए। हमारे पास तो असली फॉर्म 45 भी मौजूद है, लोगों की गवाहियाँ भी मौजूद हैं, हमारे पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, वो कहते हैं उनके दस्तखत भी जाली हैं। तो मुझे बताइए, क्या उनको इतना भी हक नहीं कि वो आके कहें कि आपने हमारे साथ एक नाइंसाफ़ी की है और हम इंसाफ मांग रहे हैं? हम अभी भी रियासत के इदारों की इज़्ज़त करते हैं और उन्हीं इदारों से अपनी एक आइनी इदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसी से हम इंसाफ मांग रहे हैं। क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि हम वो इंसाफ मांगे? हम अपने लोगों का जो एक बुनियादी हक होता है ना, आपका वोट डालना, तो वोट गिनना भी एक आइनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसको उन्होंने पामाल किया है इस तरह लोगों के वोट रद्द करके, उनको ना गिन के। तो उनका ये भी हक नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठाएं और कहें कि कैसे नहीं गिन सकते आप हमारा वोट, कैसे मुस्तरद कर दिया आपने हमारे वोट। आप हमें जवाब दे हैं, आप रियासत का हिस्सा है, हमारे टैक्सेस से आपकी तनख्वाहें भरी जाती हैं, आप हमें जवाब दे हैं। हम ये जवाब लेने के मुंतज़िर भी हैं, इंसाफ के मुंतज़िर भी हैं, और हम ये हक भी रखते हैं कि हम ये सवाल पूछें। आज मुल्तान में मेरे ड्राइवर को अरेस्ट किया गया। हम वहाँ मौके पे हम इतने लोग थे कि हमने वहाँ पर उनको छुड़ा लिया।
बहुत से लोग हैं जो गिरफ्तार हुए, बहुत से लोग हैं जिनको हम छुड़ाने में वहाँ पे कामयाब हुए, और अभी भी हमारी जद्दोजहद जारी है। जो कुछ हमारे वर्कर्स ज़ेर असीर हैं इस वक्त, मगर जहाँ तक पुलिस का रवैया है मुल्तान में, देखिए उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की, मगर उनके भी ऑर्डर्स हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम रियासत के साथ, पुलिस के साथ, हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और पूरे पाकिस्तान में बहुत से एहतजाज हुए, लॉन्ग मार्चेस हुई। बिलावल भुट्टो साहब सिंध से लेकर आए, मुल्तान से गुजर के वो इस्लामाबाद पहुंचे। पीडीएम की जितनी जमातें हैं सब ने 3 दफ़ा लॉन्ग मार्चेस किए, कभी उनको रोका नहीं गया। तो फिर आगे की हिकमत अमली क्या होगी? सलमान अकरम राजा साहब का तज़किरा हमने पहले किया है। राजा साहब पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जो गुज़श्ता आपका एहतजाज था वो आज फिर गिरफ्तार हुए। लतीफ़ खोसा साहब गिरफ्तार हो गए और उनके बेटे शहबाज खोसा साहब के मुताबिक वो एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा या फिर इसे महदूद कर लिया जाएगा? जी देखिए, खान साहब की कॉल जो थी तब हमें बताया गया था कि ये अब रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, तो ये रमज़ान से पहले आखिरी एहतजाज था हमारा। रमज़ान के बाद हम अपनी हिकमत अमली तय करेंगे और आगे देखेंगे किस तरह लेकर जाना है। मगर बात यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है। आवाम के मैंडेट पे डाका डला है, हम उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, हर फोरम पे जाकर करेंगे, चाहे वो पार्लियामान में हो, अदालतों में हो, इलेक्शन कमीशन में हो, या फिर अपने हल्के की आवाम के साथ खड़े होकर हो। मगर हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक आवाम का मैंडेट रिस्टोर नहीं होता है। अच्छा, ये तो होता रहेगा। अब आपकी जो आइनी जंग, कानूनी जंग है, वो कहाँ तक पहुँची है? शाह महमूद कुरैशी साहब की बेल का क्या बन रहा है? और उसके अलावा आप जो इलेक्शन के हवाले से आपकी पिटीशंस जा रही हैं, उस पर क्या सूरत हाल है? जी, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ऐसी मिसाल है कि किसी सज़ा याफ्ता इंसान को सज़ा देने के बाद बेल मिली हो, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। हम इतने खुशकिस्मत नहीं कि सज़ा के बाद बेल मिले। तो जहाँ तक मेरे वालिद का और खान साहब की केस का सवाल है, साइफर केस की अपील चल रही है, जिसमें हमारी इस्तदा यही है कि उनका जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड किया जाए और उनको बरी किया जाए। अक्विटल के लिए हम गए हैं वहाँ पर, तो बेल नहीं होगी इंशाल्लाह, मगर वो बाइज़्ज़त बरी ज़रूर होंगे इस केस में। मुझे उम्मीद है कि पेशी पे पेशी नहीं होगी, पेशरफ्त होगी इस केस में। इस वक्त अगली जो समात है वो अब इस आने वाले हफ्ते में है। जो हमारे वकील हैं वो हमारा केस प्रेजेंट कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं हाई कोर्ट को कि किस भोंडे तरीके से ये केस चलाया गया, किस तरह इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए, जो एक प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस होता है, उसको फॉलो नहीं किया गया, जो हक़ दिफा हर किसी को मिलता है वो हक़ दिफा इनसे छीना गया, और किस तरह मुतासिर किया गया इस केस में फेयर ट्रायल को, और उसको सैक्रिफाइस किया गया सिर्फ और सिर्फ सजा सुनाने के लिए। तो पूरी उम्मीद है कि उन्हें मेहरबान कुरैशी साहब, ये साइफर केस से तो रिलेटेड है शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन जो दीगर केसेस हैं जो मुख्तलिफ रहनुमाओं पे और भी हैं, जिस तरीके से करारदादें पेश की जा रही हैं सेनेट के अंदर भी, पंजाब असम्बली के अंदर भी, उधर कौमी असम्बली के अंदर भी, जिसमें खान साहब का भी तज़किरा है, परवेज़ इलाही साहब का भी, यास्मीन राशिद साहब का भी, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर जो सेकंड ईयर लीडरशिप है या कारकुनान है, तो उन केसेस का क्या बनेगा? जी, तो क्योंकि आपने पहले मेरे वालिद साहब का स्पेसिफिक पूछा था तो मैं उनका बता रही थी। जहाँ तक बाकी हमारे जितने भी लीडरान हैं और हमारे वर्कर्स हैं, हम बिल्कुल पुरअज़म हैं और हम पुरुमीद हैं कि उन्हें बेल मिलेगी उन केसेस में, और ना सिर्फ बेल मिलेगी कि वो केसेस खारिज होंगे। आपके सामने है 9 से ज़ायद महीने हो गए हैं, कोई शवाहिद सामने नहीं आए किसी के भी खिलाफ। पेशी पे पेशी ज़रूर हुई है, मगर जैसे मैंने कहा इन पेशियों में, इन केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। रियासत नाकाम रही है कोई शवाहिद लाने से, कोई कुछ मंजर आम पे नहीं आया, किसी का किरदार भी है जो वाजे नहीं है 9 मई के हवाले से। इसलिए हमने तो ये भी कहा है कि 9 मई के लिए आप जुडिशल कमीशन भी बनाइए और ज़रूर इंसाफ कीजिए लोगों के साथ, और जो जेलों में इस वक्त असीर हैं उनको आप रिहा कीजिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर लोग हैं। अच्छा, ये तो होगी सियासी बात। मौजूदा मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल जो है, मुआशी सूरत हाल है, वो आपके सामने। अब कहने वाले तो आज तो ये भी कहा गया कि हम कर्ज नहीं लेंगे बल्कि अपनी पैदावार बढ़ाएंगे। क्या आपको नज़र आता है कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा, और क्या आपको नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो सकेगी?
जी देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, हम सबको ये तो एक्सेप्ट करना होगा कि इस वक्त आप कर्ज लिए बगैर इस मुल्क को चला ही नहीं सकते। आपके इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन है और आपके इस वक्त जो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक डेट है, दोनों को अगर आप मिलाएं और उनको अगर आप सर्विस करना चाहें, आपकी जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ना, उसकी 90 से ज़्यादा फीसद सिर्फ डोमेस्टिक डेट को सर्विस करने में चली जाए। तो जो बाकी आपका एक्सटर्नल डेट है, उसके लिए तो आपको कर्ज लेना ही लेना है। फिर उसके बाद जो आपका खसारा नहीं, जो आपका सिर्फ रियासत को चलाने का बिल है, आपको इतने पैसे भी आप कलेक्ट नहीं कर रहे, इतने पैसे भी नहीं बचते कि आप रियासत को चला सकें। तो हमें कर्ज पे ही अपने मुल्क को चलाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आप बात करते हैं कि हम खुद अपने पैसे कमाएं और अपनी मईशत को बढ़ाएं और उसका पहिया चले और आपकी सनत चले, तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, ये ज़रूर करनी चाहिए हैं, मगर 5 से 10 साल लगेंगे कि हम खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें, और वो सिर्फ तब होगा जब हम सही पॉलिसीज अपनाएंगे, जो कि इस वक्त मुझे नहीं लगता। अच्छा मेहरबान कुरैशी साहब, इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के लोगों की भी राय जाने ना, तो वो यही कहते हैं कि मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेना पड़ेंगे। मफरूजे पे बात कर लेते हैं कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यहाँ पे बरसर इक़्तिदार होती तो क्या मुश्किल फैसले ही होते, या फिर आवाम को रिलीफ मुंतकिल होता, या फिर आप ये समझती हैं कि इस वक्त अपोजिशन में बैठना ही सूट करता है हमें? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है, मगर हमारा मानना तो यही है कि वो मुश्किल फैसले वही कर सकते हैं जिनको अवाम का एतमाद हासिल है, जो कि हमारी नज़र में इस हकूमत को नहीं है। इस हकूमत में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी इत्तेहादी हैं, उनमें से अक्सर फॉर्म 47 के तोहफे उन्हें मिले हैं जिस तरह वो आए हैं हकूमत में। तो उनके पास ना अवाम का मैंडेट है, ना एतमाद है कि वो ये मुश्किल फ़ैसले करें। बहरहाल करने तो उन्हें पड़ेंगे, मगर वो कितने काबिल बर्दाश्त होंगे अवाम को, इसका तयन तो वक्त ही करेगा। अगर लोगों की मुंतखब करता एक हुकूमत होती तो शायद वो इन मुश्किल वक्तों में समझती, क्योंकि उन्हें एतमाद होता है अपनी हुकूमत पे। यही हमारा मुद्दा था कि आप ऐसे लोगों को आने दें कि जिसको अवाम ने मुंतखब किया है, ताकि वो मुश्किल फैसले कर सकें, क्योंकि फैसले मुश्किल सभी ने करने हैं। पाकिस्तान को हमने आगे ज़रूर लेकर जाना है, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, महंगाई भी होगी, मगर जैसे कि इमरान खान साहब जब 2018 में हुकूमत में आए थे तो तब भी मुश्किल फैसले किए, मगर हम एहसास का प्रोग्राम इसीलिए लेकर आए कि जो कमज़ोर तबका है उसको हम एक सेफ्टी नेट दे सकें, उनके लिए हम मुश्किलें आसान कर सकें, जो कि हमने सेहत कार्ड के तहत की, जो कि हमने एक राशन स्कीम चला कर, नौजवानों के लिए फ़र्क स्कीमें चलाकर, नशो नुमा का प्रोग्राम था। हमने अपने निचले तबके को, जो कमज़ोर तबका है, उसको एक सेफ्टी नेट दी, और आज भी हमें वही करना होगा। उस नेट को हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है। महंगाई का तूफान आने वाला है, सेफ्टी नेट को बढ़ाना होगा, इसी वजह से आप आवाम को रिलीफ मुंतकिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मेहरबान कुरैशी साहिबा इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत को इस वक्त चैलेंजेस क्या दरपेश हैं और हुकूमत का एम क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, और उन टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग क्या है। तो इस वक्त जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है, जिसमें मुखालिफ को दबाने की भी इस वक्त स्ट्रेटजी रखी गई है, तो ये कितनी सूदमंद साबित होगी या किस हद तक ये बाउंस बैक कर सकती है, तो इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब, हुकूमत बन गई आपकी, मफाहमत के बादशाह सदर बन गए, वो माजी करीब के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जितनी बातें हो रही थी उन सभी का ख़ात्मा हो गया, फिर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, लेकिन वो आपकी हसरत नाकाम मेरे ख्याल से रह गई, क्योंकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को लगाने की बात हो रही है। अगर इसहाक डार साहब माइनस भी हुए हैं तभी भी आपको ऑप्शन नहीं रखा गया। नहीं जी, देखिए मेरी टीम है, मकसद मेरा सिर्फ एक प्रिंसिपल पे है, कोई भी बन जाए, मैं ये कहता हूँ कि इलेक्टेड बनना चाहिए जो कि लोगों में से हो, क्योंकि आपका आईन ये कहता है कि आपका बजट और फाइनेंशियल मैटर सारे जो है वो कौमी असम्बली के मेंबरों ने उसको पास करना। आईन की खिलाफ वर्जी है मेरे ख्याल में, मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ। देखिए हमारे यहाँ तो जब भी आए बैंकर ही आए, तो हमारी डेस्टिनी है
कि बैंकर यहाँ पे मोइन कुरैशी आए, फिर शौकत अजीज आए, फिर शौकत तरीन आए, अब बैंकर आ रहे हैं। तो कोई बैंक तो इसमें कोई इबाम ये नहीं है मुझे ये कहा है कि उस बैंकर को अपना टिकट दे दें, उसको पब्लिक से भी इलेक्ट करा दें। ये कोई बात नहीं कि सेनेट से उसको लेके आए। अवाम का डायरेक्टली इलेक्टेड, क्योंकि बजट का ये स्पिरिट यही है कि डायरेक्टली इलेक्टेड लोग उसको वोट दें। नहीं तो ये होता ना आईन में कि बजट का वोट जो है वो सेनेट वाले भी दे दें या कोई बाहर के बैंकर भी दे दें। तो ये तो आईन की खिलाफत। मैं एक ही बात करता हूँ, मुझे ना बनाए, लेकिन कोई ऐसा जो कि जिससे अवाम का जो जुड़ा हुआ हो, अवाम से उसका राब्ता हो और इंटरेक्शन हो और उसको मसाइल का पता हो कि हम जाते हैं ना लोगों में। अब मैं 7 इलेक्शन, ये 7वां इलेक्शन था, 31 साल से गली गली में जा रहा हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ। अभी मैं होके आ रहा हूँ, अभी मैं गया था अपने हल्के में, आज मेरे बेटे मरहूम इरफान कैसर शेख की बरसी थी, तो मैं कुरान खानी के लिए वहाँ गया था। तो अभी 15 मिनट पहले वापस आया हूँ इस्लामाबाद में। तो लोगों की बातें जो है ना, देखिए पाकिस्तानी रिजल्ट नहीं निकल रहा, पहले भी एक नाकाम हो चुके हैं। अल्लाह करे ये कामयाब हो, मेरी है ख्वाहिश और मेरी नेक तमन्नाएं होंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी ढूंढ लें ऐसा इकोनॉमिस्ट या ऐसा मईशत का माहिर जो कि लोगों में इलेक्ट हो। लोगों में क्यों पॉपुलर नहीं होते? कोई भी आपके फाइनेंस मिनिस्टर, या तो फिर मेरी बात में शायद कोई इबाम है जो हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा। तो नहीं शेख साहब ऐसा ही है। आपकी बात ना वो समझ रहे हैं ना वो समझ, अवाम की बात नहीं समझ रहे तो आपकी बात कैसे समझेंगे? अच्छा शेख साहब ये तो बता दें, ये तो बात हो गई कि एक तो आपको मिनिस्टर नहीं बना रही, ये बात मुझे समझ आ गई, बाइट से मिनिस्टर लेके आ रहा है, ये बात भी सब बड़ी क्लियर हो गई। लेकिन फार्म 45 तो चलो लेट हो गया, 47 भी का मामला भी लेट हो गया, आपकी वजारतें भी इतनी लेट होगी, क्या वजह बनी? मुल्क बहरान का शिकार है और अभी तक आप लोग वजारतें भी नहीं किसी को दे सके। नहीं, मेरे ख्याल में कुछ वजारतों का तो आज अनाउंसमेंट हो रही है और जल्द हलफ ले लेंगे और बाकी वजारतें भी 1-2 दिन में हो जाएंगी। और ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वजारतें मुकम्मल। ये जो आज वजारतें हुई हैं ना, ये जो आज वजारतें हुई हैं, ये भी तो आप देखें ना कितने दिनों बाद हुई हैं। जी हाँ, 5-6 दिन हो गए। मंडे को हलफ लिया था ना मियाँ शहबाज शरीफ ने, तो आज संडे है, 5-6 दिन हो गए। इसको जल्द हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में कोशिश हो रही है ताकि कंसेंसस बन के अच्छे से अच्छे लोग, और आपने ये देखा कि इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि मौजूदा इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए बाहर से। ज़्यादातर तो जो नाम मैंने देखे वो तो ये हैं, क्योंकि MNA तो 3 सिर्फ MNA का नाम मैंने इसमें देखा है। इसमें ख्वाजा आसिफ है और इसमें अता तारड़ है, प्रोफेसर एहसन इकबाल और अता तारड़, जी 3 MNA अभी तक मैंने देखे। तो वजारतें तो काफ़ी होंगी और लोगों को मौका मिलेगा। जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनका ख्वाहिश यही होती है कि लोगों के मसाइल हल करें ना, दिन ब दिन वो मेहनत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामानी सिस्टम का तो स्पिरिट है ही यही कि इलेक्टेड लोग जो है वो ज़्यादा चार्ज संभालें। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है, शायद अब हम मिक्स कर रहे हैं अपने सिस्टम को, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये है कि बाहर से ज़्यादा वजारतें उसमें होती हैं और प्रेसिडेंट के इख्तियार होता है कि। अच्छा शेख साहब ये बताइए कि हुकूमत को डर क्या है? हुकूमत संभाल भी ली, सदर भी बन गया, वज़ीर आला भी आपका, वज़ीर आज़म भी आपका, तो वजारतें भी तकसीम हो जाएंगी। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, अब ये तो बाहमी इश्तराक से ही हैं हुकूमतें। अपोजिशन से क्यों डर है? एहतजाज पे ये गिरफ्तारियाँ, कारकुनान की गिरफ्तारियाँ, मेंबर पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली, उनकी गिरफ्तारियाँ, अब तो कोई वो तोड़ फोड़ वाला मामला भी नहीं है लेकिन फिर भी गिरफ्तारियाँ डाली जा रही। नहीं, डर नहीं है। बात यह है कि ये सिस्टम इंशाल्लाह चलेगा। नई हुकूमत बनी है, लोगों की तवक्कुआत हैं, हमें डिलीवर करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो हंगामे हो रहे हैं असम्बली में, अब पहली बार स्पीकर साहब ने कहा कि असम्बली के अंदर सिगरेट पिया गया, तो कोई किसी डेकोरम को तो हम रखें ना। मैंने कभी नहीं देखा, मैं भी 31 साल से इलेक्शनों में हूँ, कभी असम्बली के अंदर आप सिगरेट पिया निकाल दें बाहर यार, अरकान असम्बली रुकन को शेख साहब ड्यूटी लगा दें, स्पीकर के पास इख्तियार है। मुझे सब ये बता दें, एहतजाज का हक सबको होता है। आज ना गमला टूटा ना शीशा टूटा,
तो आज इतने लोगों की गिरफ्तारियां अरकान असम्बली समेत, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान समेत, सीनियर वकला समेत गिरफ्तार करके ले जाया गया। बुजुर्ग ज़ईफ़ आदमी को गाड़ी से उतार के तशद्दुद का निशाना बना के ले जाया गया। क्या ये मुफाहमत है? इससे मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? आप बताइए राना साहब, आप बड़े क्योंकि काफ़ी एक्टिव हैं, प्रोग्राम करते हैं। 2014 से धरने ही दिए जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि 2014 के बाद हमारा मुल्क कहाँ रह गया? क्या तरक्की की? अगर चलो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि नहीं ये होना चाहिए, सियासी कैदी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या एक साइड से या वो 155 मेंबर उनके होते हैं उसको रिजाइन कर देते हैं, पंजाब असम्बली तोड़ देते हैं, KPK असम्बली उनकी होती है तोड़ देते हैं, इलेक्शन खुद में 20-25 सीटों का इलेक्शन होता है, सब इमरान खान खुद अपने आप को पेश कर देते हैं। अब ये कोई तरीकाकार कभी किसी मुल्क में, किसी मतलब मुल्क में ये भी हुआ है? ये देखिए, आइए हम तो उनसे कहते रहे, तो मैं जवाब दे दूं। उससे पूछा अगर आपकी इजाज़त तो मुझे ये बता, शेख साहब आपको याद है आज़ादी मार्च आपने किया, महंगाई मार्च आपने किया, 6 रोज़ का धरना आप लोगों ने दिया, उसके बाद लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च हमजा शहबाज साहब मरीम साहब की क़यादत में हुआ। लाहौर शहर के अंदर हर जुमे के रोज़ एहतजाज की कॉल आप लोगों ने दी। फिर उसके बाद 3 जो एहतजाज थे इस्लामाबाद की तरफ हुए, फिर 2 दफ़ा पंजाब असम्बली का गिराव हुआ। तो आपने कौन सा वहाँ पे उन्हें को फूलों के हार पेश किए थे? ये जो आपने किया वही आगे से मिल गया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हुआ आप सही कह रहे हैं। अब किसी कोई एंड भी तो होना चाहिए ना, क्या होता ही रहेगा, ये होता रहेगा। तो उसमें फॉर्म बना दें, रुके ना, आए बैठ जाए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा है कि कई हमारे जो है गलतियां हुई हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, दोनों तरफ से हुई हैं और नहीं होना चाहिए था। जिस तरह की हम जमहूरियत चला रहे हैं, ये कोई लोगों को फायदा नहीं दे रही, ये तो हम आपस की बातें कर रहे हैं, आपस में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लोगों की खुशहाली, लोगों की कोई रोजगार, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और ये HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें अभी रिसेंटली आया है कि 190 मुल्कों में 162 मुल्क हो गया हमारा 162वें नंबर पे। हमारे पड़ोसी कितनी तरक्की कर रहे हैं? सिर्फ तरक्की रीजन में हो रही है, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश 7-8% तरक्की हो रही है। तरक्की रीजन में हो रही है, लेकिन हम तरक्की पजीर ही रहेंगे। और तरक्की पजीर से भी जवाल पजीरी की तरफ ही गामजन है, मईशत बेहतर होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद मोहम्मद ज़ाहिर शाह जो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन नई हुकूमतें बन चुकी हैं, नई हुकूमतों के नए अज़ाइम हैं। पुराने अज़ाइम कितने दिखाई देते हैं? पुरानी हिकमत अमली किस हद तक आगे को लेकर लेगेसी के तौर पे चली जाएगी और नई तरजीहात क्या होंगी? मुख्तलिफ सूबों में तरजीहात कुछ मुश्तरक भी हैं और कुछ मुख्तलिफ भी हैं। बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, मुआशी तौर पे चैलेंजेस दरपेश हैं, और बिलखुसूस रमज़ान मुबारक के अंदर जो अशियाए खुरनोश की कीमतों के अंदर इजाफा हो चुका है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फ़ाल करना है और पैगाम देना है हर हुकूमत ने दूसरे सूबे के अंदर कि इस सूबे के अंदर अगर हम बेहतरी ला सकते हैं तो आपके सूबे में क्यों नहीं। तो इसी मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद ज़ाहिर शाह साहब ने। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब अगर देखा जाए आपकी हुकूमत बनी, पिछले 10 साल आपकी हुकूमत थी, लेकिन इस हुकूमत में मजमूई तौर पे आपने वोट ज़्यादा लिए, आपके लोगों ने, हम ख्याल लोगों ने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हुए। लेकिन इब्तदाई तौर पे जहाँ पे यकजहती का पैगाम देना था, बहुत सी खबरें ऐसी गर्दिश होना शुरू हो गई हैं कि जिस पे इख्तलाफ मंजर यहाँ पे आना शुरू हुआ कि वज़ीर आला साहब जो हैं वो माजी की कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं। तैमूर सलीम छगरा साहब से मंसूब बहुत से बयानात चल रहे हैं जो वज़ीर आला पे तनकीद की जा रही है। इसमें असल हक़ाइक़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल सूरत हाल ये है कि एक तो ये कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के बयानात जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं और उनको इंजीनियर्ड किया जाता है। ये उन इंजीनियर्ड बयानात में से एक बयान जो आप जिस तरह आप तैमूर जगड़ा साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसकी बाकायदा तरदीद की और मैंने खुद भी उनसे बात की है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं इस किस्म का बयान दूं या इस किस्म का कोई वाक़या हुआ। बिल्कुल ज़ाहिर साहब वो मैंने देखा था, बिल्कुल देखा वो मैंने।
जी जी। तो ये बात तो मेरे ख्याल में वही लोग करते हैं जो कि हमारे मुखालिफिन है, और हमारी जो जिस तरीके से हमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मिली है तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों के अंदर जहनों में शुकूक शुबात पैदा करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, आप पहले वज़ीर सेहत थे और आपको कहा जाता था कि महकमा सेहत में आप PhD हैं और वज़ारत सेहत में, और जितना आपने काम किया जिस पर खान साहब ने आपको कई दफ़ा शाबाश भी दी, तो ये अचानक महकमा सेहत से आप महकमा खुराक में, ये क्या बात हुई? नहीं जी, मैं तो इससे पहले कभी वज़ीर रहा भी नहीं हूँ, और वज़ीर सेहत तो न मुझे कभी इस तरह की कोई ऑफर मैंने सुना था कि वज़ीर आप सेहत के महकमे में आपने सेहत में आपका था, जो मेरी इत्तलात है। लेकिन मैं जो PhD मैंने की है ना, वो तो MPhil किया है, वो एग्रीकल्चर में किया है। मैं PhD वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि किसी वजारत में PhD करना, वजारत का बेहतरीन होना। मतलब मैं समझ गया कि मैंने जो मतलब एक्सपीरियंस है वो हेल्थ डिपार्टमेंट का बिल्कुल रहा है एज ए पार्टी में, जब मैं पहले था 2008 से 13 तक। लेकिन अब जो है ये तो पार्टी का जो लोग बेहतर जानते हैं, बानी कायद जो है हमारे इमरान खान साहब, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि किसको किस जगह पर काम करना चाहिए। अच्छा ज़ाहिर शाह साहब, आगे रमज़ान मुबारक है, मुख्तलिफ टास्क हैं, मुश्किल टास्क भी हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को फ़ाल भी करना है और चीज़ों की तलब व रसद में भी बहुत मोहतात रहना। क्या समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले दिनों में जो दूसरे सूबे हैं उनसे मुश्किल हालात होंगे या आसान मंजरनामा होगा? देखिए जी, आपको पता है कि इन दिनों ये जो आजकल का जो सीज़न है, इसमें हमेशा पंजाब की तरफ से जो यहाँ पे गंदम आती है खैबर पख्तूनख्वा में, या आटा आता है, तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो बनते हैं। वो गुज़िश्ता हुकूमत में भी बने थे, और क्योंकि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ भी होती हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ उनके अपने एक रिलेशनशिप भी होते हैं। लेकिन हम पहले से कोशिश करेंगे कि पंजाब के साथ इस किस्म का कोई मसला पैदा ना हो, क्योंकि उसकी वजह से फिर खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि हम सालाना 14 लाख टन जो है वो गंदम पैदा करते, जबकि यहाँ पे की ज़रूरियात जो है वो 50 लाख टन तक है। तो ये बाकी जो होता है इसमें या तो हम पास्को से खरीदते हैं, और या जो गंदम जो है वो पंजाब से और सिंध से या आटे की शक्ल में आती है या गंदम की शक्ल में आती है। यकम रमज़ान से सेहत कार्ड जारी है जी? फिर बिल्कुल जी, 1 मार्च से सेहत कार्ड जो है हमने बहाल किया हुआ है। 1 मार्च से बहाल कर दिया हुआ है? हाँ, हमने तो बिल्कुल बहाल किया हुआ है। 1 मार्च से उसको मतलब उसकी जो डिलिब्रेशंस हैं या जो काम वहाँ पे करने होते हैं ना, आपको पता है कि किस चीज़ को दोबारा वापस फाल करना हो, तो फिर उसको जब आप फाल करते उसमें कुछ दिन लगते, तो 1 रमज़ान से इंशाल्लाह ये बिल्कुल लाइन पे हो जाएगा। अच्छा, उसकी लिमिट वही माजी वाली होगी या लिमिट में कुछ बदलाव लाया गया? नहीं, अभी इसमें अब इसी महीने तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए शायद उस पॉलिसी के अंदर कुछ तब्दीली लाई जाए, और साथ साथ वो तमाम जो बीमारियां हैं, देखिए वक्त के साथ साथ 3-4 साल जब हो गए, तो अभी हमने इसके मुख्तलिफ औकात में इसकी सिचुएशन एनालिसिस की है, तो उस एनालिसिस में ये आया है कि भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट हस्पताल्स के अंदर जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही, वो उसके अंदर जो है करप्शन का भी खतरा था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इन तमाम चीज़ों को थ्रेडबेयर करके, और उनमें से अब भी पहले मरहले में भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बाहर निकाला गया है, और क्योंकि वो उसके लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें उनके लिए रखी हैं, यार्ड स्टिक्स रखे हैं कि जो ये इस तरीके से चलते हैं तो उसको काम करने दिया जाएगा, जो इन उस पे पूरा नहीं उतरते तो फिर वो काम नहीं कर सकेंगे, मतलब उनसे वो चीज़ ले ली गई। अच्छा, ये बता दें कि वफाक के साथ अगर आपका तनाज़ा रहता है तो फिर तो आप बहुत सी चीज़ों पे आप काम नहीं कर सकते। तो अली मोइन गंडापुर साहब ने कहा था वफाक के साथ मिलकर चलेंगे, तो इस सिलसिले में कोई वफाक के साथ मीटिंगों का सिलसिला शुरू करने लगे? इंशाल्लाह हम वफाक के साथ, देखिए आपको पता है कि हम वफाक की हुकूमत को
फार्म 47 का पैदावार समझते हैं, और इस सिलसिले में उनके साथ हमारी सियासी ताल्लुकात जो है वो कोई ज़्यादा अच्छे तो कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन जहाँ तक सूबे के हवाले से और रियासत के अंदर सूबे और मरकज़ के जो ताल्लुकात होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए जो भी कोशिशें होंगी, जो भी काम होगा, उसके लिए हम मरकज़ के साथ बात भी करेंगे, उनके साथ बैठेंगे भी और उनसे अपना हक भी लेंगे। लेकिन अगर वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे तो ना उन्हें वेलकम किया जाएगा, ना उनसे मुलाकात होगी। देखिए जी, ज़रूरत के तहत उनसे बात भी होगी, उनसे मुलाकात भी होगी, क्योंकि वो हम सूबे की खातिर करेंगे जब ज़रूरत होगी। अच्छा, मौजूदा सियासी सूरत हाल में आज आप लोगों ने बड़ा एक एहतजाज भी किया और आज एक दहशतगर्दी का वाक़या भी पेश आया। रमज़ान भी शुरू होने वाला है, अब दहशतगर्दी से निपटना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, महंगाई से निपटना भी आपकी ज़िम्मेदारी है और सियासी बहरान से निकलना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। इन तीनों चीज़ों से किस तरह निपटेंगे? देखिए, हमने तो आपको पता है कि इससे पहले भी जो नेक्टा बनाया गया था मरकज़ में, उस वक्त भी हम लोग यही कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी इन्फोर्सिंग एजेंसीज है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल विल भी जो है, ये सब मिलकर पहली बात तो दहशतगर्दी है कि दहशतगर्दी पे काबू पाना है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक केपी के अंदर महंगाई का ताल्लुक है, तो आपको पता है कि कीमतें जितनी भी फिक्स होती हैं वो मरकज़ी हुकूमत जो है वो उसकी पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक रेट्स जो है वो फिक्स होते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, सारा कुछ वहाँ से होता है। तो महंगाई के हवाले से तो मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, सूबाई हुकूमत जो है वो अपनी कोशिश करती है, और अभी भी हम कुछ महंगाई पे काबू पाने के लिए गरीब लोगों को सब्सिडी का, वापडा के हवाले से सब्सिडी का सोच रहे हैं कि उनके लिए कोई प्लान बना रहे हैं कि ताकि गरीब लोगों को यहाँ के एक खास लिमिट होगा यूनिट्स का कि वहाँ तक लोगों को। अच्छा जाहिर शाह साहब, ये बताइए कि अभी तक का जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये मंजरनामा दिखाई दे रहा है, एक आखिरी सवाल है आपसे, उसमें आपको अगले 6 महीने के अंदर आवाम को कोई रिलीफ या मौजूदा सूरत हाल से मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिल रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको ये बता दिया है कि हम आवाम को रिलीफ के लिए सेहत कार्ड, आपको पता है कि दवाइयाँ 400% तक जो है वो महंगी हो गई। तो सबसे पहले तो हम रिलीफ में ये कर रहे हैं कि जो 2 साल से इन्होंने हमारा प्रोग्राम बंद किया हुआ था सेहत कार्ड का, तो अभी उसको हम और भी उसको असेंबली की तरफ से उसमें कानून साजी भी और करेंगे, ताकि कोई आके उसको दोबारा ख़राब न कर सके या इस प्रोग्राम को निकाल न सके, अपने रास्ते से हटा न सके। तो हम इसको एक मरबूत शक्ल में अभी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और इसके साथ इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसकी तरफ देखें, 10 लाख रुपए एक फैमिली को मिलेंगे। सेहत कार्ड में इस्लाहात लाई जाएंगी और मरबूत तरीके से उसको राइज किया जाएगा ताकि उसे माइनस ना किया जा सके। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ाहिर शाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हुआ जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।